हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं, फिर से आप एक बार रेडी हो जाइए, क्योंकि फिर से एक बार नया टॉपिक आपके सामने आ चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर जो है जयप्रक्रम, इसके पोर्शन टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है। आज की इस क्लास के ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कंफर्म है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और इनमें सिर्फ 2 4 10 नहीं, हम लोग ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो शुरू से लेके अंत तक क्लास में जरूर बने रहना, बीच में क्लास को स्किप करके मत जाना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, और लास्ट में क्लास पूरी देखने के बाद एक कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है। तो जितने भी बच्चे आ चुके हैं, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। घेघा घेघा को क्या कहते हैं? गले की जो बीमारी होती है ना, तो घेघा कब होता है? क्योंकि घेघा को ग्वाइटर, हिंदी में घेघा और इंग्लिश में ग्वाइटर कहा जाता है। ये ग्वाइटर कहाँ होता है? ये गले में ना। गला क्या होगा, यानी एक साइड का गला नॉर्मल होगा तो एक साइड का गला क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो ग्वाइटर या जो घेघा रोग है, ये कैसे पनपता है? पनपता का मतलब ये कैसे होता है। ठीक है। तो चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से। तो आप सबने पता है कि भाई, जब हम आयोडीन युक्त नमक नहीं लेते, यानी हमारे बॉडी में जब आयोडीन नमक की कमी हो जाती है, तो हमें कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। इसीलिए हमें अपने खाने में आयोडीन युक्त नमक जरूर लेना चाहिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद। ठीक है। कूटपाद जो है वो हमें किसमें देखने के लिए मिलता है, यानी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन कह रहा है अमीबा में, युगलिना में, या फिर पैरामीशियम में, या फिर इनमें से कोई। कूटपाद, तो याद रखना है कि जो कूटपाद होते हैं वो एक अनिश्चित आकार का प्राणी, एक अनिश्चित आकार का प्राणी जिसको हम क्या कहते हैं? अमीबा। तो इस अमीबा में क्या पाए जाते हैं बेटा? कूटपाद पाए जाते हैं, जिसके द्वारा अमीबा क्या करता है? गति करता है। यानी ये जो कूटपाद है, इस कूटपाद के द्वारा ये क्या करेगा? गति। गति मतलब ये मूवमेंट करने का काम करता है। तो याद रखना है कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद आपको अमीबा में देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो किसके लिए? मंड के लिए, क्लोरोफिल घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या फिर हम इनमें से सभी के लिए? तो बताइए, जब हम मंड परीक्षण करते हैं तो मंड परीक्षण करने से पहले, आयोडीन डालने से पहले हम क्या करते हैं? पत्तियों को अल्कोहल में क्या करते हैं बेटा? भिगो देते हैं। तो अल्कोहल में भिगोने का रीजन क्या है? कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए। यानी हम क्या करेंगे? क्लोरोफिल को घोलने के लिए हम पहले, आयोडीन डालने से पहले हम इनको क्या करते हैं? अल्कोहल में क्या किया जाता है? उबाला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। यानी हम जो दांत साफ करते हैं ना, तो दांतों को साफ करने के लिए जो हमारा दंत मंजन होता है, टूथपेस्ट, वो प्राय होता है। कैसा होता है? क्षारी, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। आपने क्या याद रखना है? क्षारी। यानी जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट आंसर देते हुए चलना है। ठीक है। तो दांतों का साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रयोग होता है क्षारी। ये केवल आपके 10th लेवल का नहीं है, अगर आप आगे जाके किसी भी प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो ये 10th की जितनी भी पोर्शन के टॉपिक वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहां पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। और अगर आप 11th में हो, सॉरी आप आगे जाके 12th में हो, तो भी आपके लिए, 11th में तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो दांतों को साफ करने के लिए हम दंत मंजन को प्राय यूज करते हैं। वो कैसा होता है? तो उसका नेचर कैसा होगा? क्षारी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सभी हरे पौधे होते हैं, यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी सारे हरे पौधे हैं, वो कैसे होते हैं? तो याद रखना है कि सभी हरे पौधे स्वपोषी, मृतकोषी, परजीवी, या इनमें से सभी। तो सारे के सारे क्या होते हैं? स्वपोषी, यानी ऑटो
ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? ऑटोट्रॉपिक, यानी कि ये सारे के सारे स्वपोषी होते हैं। तो सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इनमें से ऐसा कौन है जो उभयलिंगी? उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बॉडी और इसी बॉडी पे मेल भी है ना, इसी बॉडी पे मेल और इसी बॉडी पे फीमेल। तो फीमेल क्या है? नर जननांग, मादा जननांग, जब दोनों एक ही शरीर पे प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको कहते हैं उभयलिंगी स्त्री जंतु। ठीक है, तो केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो क्या है भाई? मछली नहीं है, बकरी नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन केचुआ क्या है, क्योंकि केचुआ में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा, अमीबा भाई क्या है? प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। तो ये अपना जो भोजन है वो कैसे पकड़ता है? तो स्पर्शक द्वारा, जीभ के द्वारा, कूटपाद के द्वारा, मुंह के द्वारा। तो हमने क्या देखा कि जो अनिश्चित आकार का जो प्राणी ये अमीबा होता है, इसमें क्या पाया जाता है? कूटपाद होता है। तो इस कूटपाद के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने के साथ साथ ये भोजन को पकड़ने का काम भी करते हैं। तो गति करने के लिए कूटपाद, भोजन को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए क्या है? कूटपाद। किसमें? अमीबा में। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि अमीबा भाई भोजन कैसे पकड़ेगा? कूटपाद के द्वारा। अमीबा चलता कैसा है? कूटपाद के द्वारा। क्या अमीबा का आकार निश्चित होता है? नहीं, अनिश्चित होता है। ठीक, अगला आपका है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हम अपने भोजन में आयोडीन न ले या हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो गले की बीमारी। और गले की बीमारी को क्या कहते हैं? घेगा। ठीक है, ठीक है, मधुमेह की बात करते हैं, जब शुगर लेवल, ठीक है, जब वो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जब शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो हम क्या है भाई? मधुमेह या फिर कहते हैं शुगर पेशेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है? जितने भी फैट वाली चीजें हैं, सॉरी जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं, जितना भी मीठा चीज है वो नहीं खाना होता। जैसे आलू नहीं खाना है, चावल को अवॉइड करना है, चीनी को, मतलब जितने भी मीठी चीजें सबको अवॉइड करना है। ठीक है, वो मधुमेह हो जाता है। स्कर्वी जानते हो, एड्स जानते हो, ठीक है, स्टडी है। तो आयोडीन की कमी से क्या है? घेगा होता है। अगला है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ऐसा क्या है? ऐसा क्या उस पौधे में प्रेजेंट है? ऐसा उस पौधे में क्या पाया जाता है कि जो पौधे का रंग ही नहीं, पत्तियों का रंग ही ग्रीन ग्रीन, यानी हमें पौधा हरा हरा दिखाई देता है? रीजन क्या होता है? तो क्या है? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, फाइटोक्रोम या इनमें से कोई नहीं, याद रखना क्लोरोफिल के वजह से, यानी क्लोरोफिल के वजह से प्लांट्स हमें कैसे दिखाई देते हैं? हमें ये दिखाई देते हैं ग्रीन। तो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट के वजह से ही प्लांट्स हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, मुख, स्पर्शक। तो हाइड्रा एक जो प्राणी है, उस हाइड्रा प्राणी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो हाइड्रा, अगर हाइड्रा की बात करते हैं तो कुछ हाइड्रा ऐसा होता है। हाइड्रा की स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके का हाइड्रा है भाई, ये हाइड्रा की बॉडी है, इसमें इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो संरचनाएं होती हैं, इस संरचना को क्या कहते हैं? स्पर्शक कहते हैं। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? आपका आंसर क्या होगा भाई? हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। अगला है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है? बताइए फटाफट सारे बच्चे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ये है, बी है, सी है, डी है। तो ग्लूकोज को क्या कहते हैं भाई? ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भोजन कौन बनाता है? प्लांट्स। क्या? C6H12O6, ठीक है, यानी C6 और H12O6। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। किसका है? ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन आता है, अगला है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण, यानी जो अमीबा है वो अधिकांशतः न्यूट्रिशन वो पोषण वो कैसे करते हैं?
तो याद रखना है शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो अमीबा क्या है बेटा? अमीबा एक जीव है। अमीबा क्या एक जीव है? तो वो भोजन क्या करते हैं? अंतः ग्रहण करते हैं। किसके वजह से? कूट पादों के द्वारा वो पकड़ते हैं और वहां पे माउथ होता है, उसके द्वारा वो अंतः ग्रहण करने का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण यानी जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। कौन करते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधे करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? कवक में, जंतु में, हरे पौधों में, परजीवी में। तो हम सभी जानते हैं कि ये पौधे क्या कहे जाते हैं? ये स्वपोषी कहे जाते हैं। और स्वपोषी का मतलब ही होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए। किस माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी कौन है? पेड़ पौधे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। हमारी ये जो दांत है, ये 32 दांत होते हैं ना, ये तो ये 32 दांतों की जो ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, ग्राउंड। याद रखना है दांत की जो ऊपरी लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? एनामेल कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? एनामेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल, आहार नाल को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग यहाँ पे कौन सा होगा? सबसे बड़ा भाग या सबसे लंबा भाग कौन होता है? याद रखना है छोटी याद। छोटी याद क्या है? सबसे लंबी होती है। ठीक, अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, बड़ी लवक में, या फिर श्वेत लवण में। तो ये मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में, यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी अगर स्वपोषी पोषण करना है तो स्वपोषण करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो देखो, स्वपोषण के लिए पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा आपका डी। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये सारी चीज मिलकर क्या करती हैं? भोजन बनाने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब है केंद्रक। तो ये जो केंद्रक वर्ड है, केंद्रक जो शब्द है, ये केंद्रक शब्दों किस व्यक्ति के द्वारा या किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन। आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रक की खोज किसने की है? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया है? इन्होंने कोशिका की खोज की है। कोशिका की खोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 11th में जाओगे तो भी 9th में आप पढ़ के आए हो, ठीक है, और 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में जो भोजन, एक क्वेश्चन आपके 2021 में पूछा भी गया है। तो पौधे में जो भोजन है वो किस रूप में जमा होता है? याद रखना, स्टार्च। पौधे में भोजन किसके रूप में भाई? स्टार्च के रूप में ये जमा। जमा का मतलब है ये स्टोर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे और पशुओं की कुछ की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो ये वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है उस वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना है कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं भाई? कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी कहते हैं ना, साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? इनमें से ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? इनमें से जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है? तो याद रखना, प्रोटीन का पाचन। हम भोजन को खाते हैं प्रोटीन के रूप में, हम भोजन को खाते हैं वसा के रूप में, हम भोजन को खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो ये जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगला है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी हमारी जो बकल कैविटी है, ठीक है, जो हमारी बकल कैविटी में आहार का ऐसा कौन सा भाग है जो कि वहां पे डाइजेस्ट होता है? तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है? हमारे मुख गुहा मतलब बकल कैविटी में डाइजेशन होता है। अगला है, निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो देखो, मछली नहीं है, अमीबा नहीं है, कीट नहीं है, लेकिन अगर हरे पौधे की बात करेंगे तो हरा पौधा क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा।
ठीक है, तो फटाफट सारे बच्चे आंसर बताते चलना और लास्ट में मुझे आप ये जरूर बताना है कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, तो आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, ये लास्ट में आप मुझे जरूर बताना। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो हम कहेंगे अणु की गति है, लो, ठीक है, वृद्धि है, संघ है, समन्वय है। तो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वृद्धि। वृद्धि मतलब ग्रोथ है। ठीक है, ये हमारे लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं विशेषताएं हैं। इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या है, ग्रोथ है। अगला है स्वपोषी पोषण होता है। तो याद रखना है कि जितने भी स्वपोषित पोषण की क्रियाओं की बात करते हैं, पौधों में तो होता ही होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है, इसलिए आपका ये होगा, है ना। कुछ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये स्वपोषी पोषण करते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, तो याद रखना है डी। अगला क्वेश्चन आता है आपका ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का या फिर अमाशय का। तो आपने याद रखना है कि जो ग्रहणी होता है वो छोटी आंत का पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी के लिए याद रखना है गोबर छत्ता को। जो गोबर छत्ता होता है वो क्या है, मृतोपजीवी का एग्जाम्पल होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, तो प्लांट्स में याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन बेटा आपका आता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना, यानी जो हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन का पचना ये किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है, तो आपको याद रखना है उपचयन, यानी भोजन का पाचन उपचयन कहलाता है। उपचयन मतलब कि एक बड़ा मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होना, ये उपचयन कहलाता है। जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का पाचन होके अमाइनो अमाइनो एसिड में बदल जाना, अमाइनो एसिड में बदल जाना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो जब हम क्या करते हैं, बड़े ठोस जटिल पदार्थ को खाते हैं और वो ठोस जटिल पदार्थ एकदम महीन पिसा जाता है, छोटे छोटे एकदम लास्ट, उसका जितना एक लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट जो पार्ट होता है उसमें वो टूट जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उपचयन। अपचयन मतलब क्या होता है कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे, मतलब छोटा छोटा अणु मिलकर एक बहुत बड़ा अणु को बनाए, वो अपचयन। अगला है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। वयस्क मतलब जो एक युवा व्यक्ति है, युवा व्यक्ति में कितने दांत होते हैं, याद रखना है 32। लेकिन अभी हमारे अंदर किसी किसी में 28 ही होगा, बहुत कम लोगों में 32 होगा, अभी आप लोगों में 28 ही होगा। तो वयस्क मनुष्य में क्या है, 32 होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, इसका जो रंग है वो कैसा होता है, तो हरा। और हरा के वजह से ही, क्योंकि क्लोरोफिल हरा है, इसका कलर हरा है, और कलर हरा है तो इसी वजह से पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं, पत्तियां हमें हरी हरी हरी, मतलब पूरा हमें जो मैदान होता है, जो पूरा खेत हमें हरा भरा दिखाई देता है। क्यों, रीजन है यहाँ पे क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन आता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की विधि की बात करते हैं तो ये मृतजीवी, मतलब ये क्या होते हैं, मृतजीवी, मृत शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। पित्तरस जो होता है ये कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखना है लिवर से, यानी जो हमारे लिवर सेल से, ठीक है, लिवर सेल से क्या होता है बेटा, पित्तरस, जिसको पीला रस भी कहते हैं, ये स्रावित होता है और इनका काम होता है भोजन को डाइजेस्ट करना। ठीक, अगला है आपका गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता क्या है, एक मृत जीवी का एग्जाम्पल होता है। अगर गोबर छत्ता की बात करते हैं तो ये क्या है, एक मृत जीवी का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आता है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। स्टार्च की अगर उपस्थिति को देखना है तो देखने के लिए हम किस विलयन का यूज करते हैं, ऐसा कौन सा विलयन होता है जिसका यूज किया जाता है, तो आयोडीन का, है ना। अगर हम
स्टार्च की उपस्थिति को जानने के लिए हम आयोडीन विलयन का यूज करते हैं और इस आयोडीन विलयन का ही यूज करके हम क्या करते हैं, स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो रेट है, जो दर है वो किस पे, तो प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पे भी, यानी दोनों पे। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, दर का मतलब होता है जो रेट है, तो ये रेट इसकी प्रकाश की गति पे, सॉरी मात्रा पे और प्रकाश के गुण पर डिपेंड करेगी। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। आपको पढ़ाया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया है वो कहाँ पे संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया है तो वो कहाँ है भाई, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। ठीक है, और अगर अप्रकाश की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, यानी जो अंधकार अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। ठीक है, परजीवी पौधा एक उदाहरण है। परजीवी पौधा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो अमरबेल जो होता है ये क्या है, परजीवी का है। गोबर छत्ता क्या है, वृत्तजीवी है। अगला क्वेश्चन से आपका क्रमांकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन जो गति होती है वो क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। तो फटाफट सभी लोग बताइए कि क्रमाकुंचन गति कहाँ पे, तो ग्रास नली में ना। मुख में भोजन लिया, कंठ से निगल द्वार से होते हुए यहीं पे हमारी होती है ग्रास नली। ये यहाँ से लेके और ये जहाँ पे हमारा डायाफ्राम खत्म होता है वहां तक क्या होती है, ग्रास नली होती है। कभी कभी जब हमारे लीवर में आंत में प्रॉब्लम हो जाती है तो पेट के दर्द के साथ साथ ये जो भोजन नली है ये भी दर्द करती है, जिसको भोजन नली, ग्रास नली को भोजन नली कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही भोजन अंदर आता है, पेट में आता है। तो जब इसमें बहुत ज्यादा फैट वगैरह जमा हो जाते हैं तो हमें भूख नहीं लगती है, उल्टी होती है, बिजली होती है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शंस है ना, ये चेस्ट के नीचे वाला ये जो पोर्शंस होता है वो दर्द होता है। तो रीजन क्या है, मतलब जो भोजन नली में फैट जम गया है, मोटी कोई लेयर बन गई है, भोजन आसानी से क्या है नीचे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो क्या याद रखोगे आप, ग्रास नली को। अगला है मुख गुहा का पिछला भाग है। हमारी जो मुख गुहा का सबसे लास्ट वाला या सबसे पिछले वाली भाग की बात करते हैं तो वो क्या है, तो याद रखना है ग्रसनी। ठीक है, अगला है पैप्टिक अल्सर हो सकता है। पैप्टिक जो अल्सर होने का यहाँ पे रीजन क्या होगा, तो लंबे समय तक भूख रहने से। अगर लंबे समय तक भूख रहने से हमें क्या हो सकता है, पैप्टिक अल्सर। अगला है निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है। तो देखो अपेंडिक्स जो होता है ये हमारे मनुष्य के आहार नाल में क्या है, अवशेषी, और ये 2025 में क्वेश्चन किया भी गया है, अभी आपके 2025 में आया है। अगला क्वेश्चन आता है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, यानी जितने भी शाकाहारी वाले जीव होते हैं उसमें जो छोटी आंत है उस छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो अधिक लंबी, यानी इनकी लंबाई क्या है, ज्यादा होती है। अगला है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, यानी छोटी आंत में जब भोजन पूरी तरीके से पच जाता है तो ऐसे भोजन को क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। अगला है पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो याद रखना है पत्ता या पत्ती में, है ना। वाष्पोत्सर्जन जो है वो कहाँ पे होगा भाई, पत्ती के अंदर। कहाँ पे, पत्ती के अंदर होता है। ठीक है, तो कहाँ होगा, पत्ती के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है हरे पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी जब ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, भोजन बनाता है, तो भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हरे पौधे में जो भोजन बनने की क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक क्या आवश्यक होता है, अगर हमें प्रकाश संश्लेषण करना है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पे क्या क्या जरूरी है, तो देखो क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो ये सारे की सारे की जरूरत होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। जितने भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका पेड़ पौधे की पत्तियां हरी किसके कारण होती है, तो बेटा किसके कारण, क्लोरोफिल। ये पीछे क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्राप्त करते हैं। किसका, C6H12 O6 का क्या करते हैं, हम प्राप्ति करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड या जिसको हम कहते हैं CO2, तो CO2 गैस का यूज करते हैं। अगर इनको CO2 गैस नहीं मिला, अगर इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिला तो फिर ये भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में गैस बाहर निकलने की बात आएगी तो याद रखना है ऑक्सीजन को। ठीक है, अगला है जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम, तो जाइलम क्या है, जल के परिवहन के लिए। अगर फ्लोएम पूछा जाए तो भोजन के परिवहन के लिए। ऑक्सीजन का परिवहन याद रखना है ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में हमारी जो आरबीसी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। सेम क्वेश्चन आ गया, तो फ्लोएम किसके लिए भाई है, भोजन के परिवहन के लिए। यानी फ्लोएम किसके द्वारा उत्तरदायी है, तो फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन के परिवहन के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ शेयर करना है, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आपका फुल सपोर्ट रहेगा तो मैं सारे सब्जेक्ट, आपके जितने भी साइंस के सब्जेक्ट है वो पूरी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और आपका सपोर्ट कब मिलेगा, जब आप क्लास को शेयर करोगे। अगर एक व्यक्ति, एक बंदा 2 से 3 बच्चों को क्लास शेयर करेगा तो भी, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो एक एक करते शेयर करते जाओगे तो एक दिन ये भी चैनल आगे जाएगा। ठीक है, और इस पे आपको पूरा फ्री कंटेंट दिया जाएगा, चाहे आपकी PDF हो, चाहे आपकी क्लास हो, कोई भी पैसे वैसे नहीं है, सारी चीज़ें फ्री में। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, बस आपका यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि विदाउट सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगला है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं वो हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, याद रखना है कि रक्षी कोशिकाएं होती हैं हमारी पत्ती में, यानी कि लीफ में पाई जाती है रक्षी कोशिकाएं। ठीक है, अगला है हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है। हरे पौधे में स्वपोषी होते हैं, यानी क्या करते हैं, स्वपोषी करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो अपना भोजन खुद बनाएंगे तो ये क्या होंगे, स्वपोषी होंगे। ठीक, अगला है वायु भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। जितने भी वायु भागो होते हैं वहां पे जल के निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो सभी जीवों के अनिवार्यता की बात करते हैं तो श्वसन अनिवार्य, यानी प्लांट है तो भी, और एनिमल यानी जंतु है तो भी, तो पौधे और जंतु दोनों के लिए क्या है, श्वसन अनिवार्य है। विदाउट श्वसन कुछ नहीं हो सकता। अगला स्टोमेटा पौधे किस अंग में पाया जाता है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का सारे बच्चे आप मुझे कमेंट में आंसर बताना। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। तो ये रहे आज के आपके जय प्रक्रम के पोषण वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। मेरी आप सभी से बेटा रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बच्चा, एक टारगेट लेके चलो कि एक बच्चा इस क्लास में जो भी आ रहा है वो 2 से 3 बच्चों को शेयर करेगा। ठीक है, बाकी आपको PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का नाम है सुषमा मैम बैनर्जी। ठीक है, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल भी दूंगी। तो सुषमा मैम बायोलॉजी चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल का। सुषमा मैम साइंस के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हो, और सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से इंस्टा ID है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फटाफट जाइए सभी लोग फॉलो करिए, और अगर PDF नोट्स आपको प्रॉपर चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मिलेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है मुझे आप सभी बच्चों को ये क्लास समझ गई होगी, और मैं इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।